अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, कहा जाता है कि जब आप अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होते हैं तो बाहर से भी लोगों को मौका मिलता है, आपके दुश्मनों को भी मौका मिलता है कि वो आपके ऊपर अटैक कर सकें, वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकें। और पाकिस्तान की भी इस वक्त कुछ सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ने घेरा हुआ है और ज़्यादातर ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि अंदरूनी तौर पर मुल्क को लाहक है और जिनको पूरे पाकिस्तान को मिलकर फेस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो खींचातानी है, जो एक पॉलिटिकल टेंशन है, जो माशी क्राइसिस है, जो इदारों की आपस की पावर्स की जंग है, ये सारी चीज़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा अपनी पीक पर हैं कि उसकी वजह से जो मुल्क है वो अंदर से खोखला हो रहा है, मुल्क कमज़ोर हो रहा है। और यही वजह है कि हमें दिखाई अब ये दे रहा है कि जो हमारे आस पास दुश्मन जवां हैं उनको भी ये मौका मिल रहा है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान के ऊपर गिलगार करें। मैं किन ममालिक की बात कर रही हूँ और कौन से ये चैलेंजेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो मुल्क की सलामती को दरपेश हैं, इस पर मैं आपको आज इस वीलॉग में तफसीली तौर पर बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि कहाँ पर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, अपने सियासी मफादात की खातिर इतना आगे निकल जाते हैं कि जहाँ पर मुल्क की सलामती भी दाव पर लग जाती है। जनरल फैज़ का इस सारे मामले में क्या किरदार है, बहुत ही अहम, उसके हवाले से आज इस वीलॉग में मैं कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और उन तक भी पैगाम पहुंचाएं। तो जनाब, बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, आपने काफ़ी दिन पहले ये सुनी होगी एक स्टेटमेंट जो कि इंडियन आर्मी चीफ़ की जानिब से आई थी और उन्होंने बड़े, जिसको कहते हैं ना, वैसे तो उनकी धमकियों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी धमकियों का सिलसिला या लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो छेड़छाड़ है वो उस वक्त ज़्यादा शुरू हो जाती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी तौर पर इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है। और यही चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तान को मज़ीद अंडर प्रेशर करने के लिए, कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए। और ऐसी ही हमें सूरत हाल नज़र आती है कि जब पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल जैसी कैफियत है, जिसको कहते हैं हम, सियासी तनाव है, कशमकश है, बहरान है, और एक नहीं है, कई सारे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो फ्लड्स की वजह से कितनी ख़राब है, कितने सारे लोग जो हैं वो बेघर हैं अभी तक, कितने ज़्यादा पाकिस्तान को माली नुकसान का सामना करना पड़ा है, कितने ज़्यादा हमारा जो फूड क्राइसिस है वो बन चुका हुआ है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने की अशिया, फसलें, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी ये सूरत हाल है कि हम टमाटर, प्याज, आलू भी अपना पूरा नहीं कर सकते, वो भी हमें बाहर देखना पड़ता है, वो भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर आप एक तरफ ही रख दें ना। तो एक तरफ ये हमारा मामला है, दूसरी तरफ हमें जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है वो भी आपको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल ये कि हर दूसरे दिन हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है। हमें हर वक्त यही कशमकश है कि पता नहीं अगली हमारी पेमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी या नहीं। रिजर्व्स का ये सूरत हाल है कि 1 महीने के रिजर्व्स हमारे पास रह गए हैं। IMF जो है वो हमें मुंह नहीं लगा रहा है, अगली किस्त तो उनकी भी खटाई में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि भाई पहले अपने मुल्क की सूरत हाल बेहतर करो, कोई अपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आओ, फिर हम आपका हाथ पकड़ेंगे। ऐसे हम क्या हवा में ही आपके पैसे फेंकते चले जाएं और आप लोग इस्तेमाल करते चले जाएं? जैसे पहले उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की, सारे खा पी के हम बैठ गए हैं, आगे फिर अब हम मांगने के लिए हाथ फैला के बैठे हुए हैं, जी दे दो दे दो। तो एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारा, उस वक्त अपनी पीक पर हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ना डॉलर हमारे कंट्रोल में है, ना इस वक्त हमारे पास ज़रूरियात की चीज़ें लेने के पैसे हैं, ना इस वक्त हमारे पास सूरत हाल ये कि अगले चंद दिनों में, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि कहीं हमें तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे ना बचें। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त इतना सिवियर हमारा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, इन्फ्लेशन इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। इसमें बल्कि मैं ये ऐड भी कर दूं कि अभी जो ताज़ा इप्सॉस का सर्वे आया है उसमें उन्होंने ये बात पूछी अवाम से कि जनाब ये बताएं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का इस वक्त मसला नंबर 1 कौन सा है। तो उसमें आपको मालूम है कि कितने लोगों ने क्या कहा? 47% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। ये इप्सॉस सर्वे में बता रही हूँ, जबकि चंद महीने पहले
इप्सॉस सर्वे ही के मुताबिक 40% लोगों ने महंगाई को मसला करार दिया था, लेकिन अब वो तादाद बढ़कर 47% हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है इकोनॉमिक क्राइसिस की। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ। वैसे तो यही कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी पॉलिटिकल क्राइसिस का ही पैदा करता है। जब आपने हुकूमत को अच्छी खासी चलते हुए डीरेल किया, चलिए उसमें भी कमियां कोताहियां होंगी, लेकिन बहरहाल एक सिस्टम था, एक गवर्नमेंट थी, एक चल रहा था मामला, लोग हमें जो है वो बातचीत हमारे साथ कर रहे थे, हम इंगेज थे, इंडस्ट्री चल रही थी, कुछ ना कुछ तो बेहतरी थी चीज़ों में नज़र आ रही हमें। और ये क्या हुआ कि जनाब एकदम से धड़ाम से हुकूमत गिरा दी। अब मसला ये नहीं है कि हुकूमत पीटीआई की थी या किसी और की थी। जब भी आप एक चलती हुई हुकूमत, भले वो किसी की भी हो, जब आप उसको डीरेल करते हैं, एक इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं, जब अदम इस्तेहकाम लेके आते हैं, तो उसका सीधा असर मईशत पर होता है। और वही हमारे साथ भी हुआ कि मुल्क जब चल रहा था उसको आपने चलती हुकूमत को गिराया, उसके बाद आपका मुल्क मुंह के बल गिरा हुआ है, मईशत आपकी उठ नहीं रही है। अब जितने मर्जी चैंपियन और तुर्रम खां ले आए, वो मईशत नहीं संभल रही। तो जब ये अंदरूनी तौर पर आपके इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक क्राइसिस जो है वो इदारों की आपस की पावर्स की वजह से भी है। यानी वो इदारे जो कि हमेशा से पाकिस्तान में मुक़्तदर हल्के कहलाते हैं, जिनको आपको मालूम है कि जिनके इशारों के बगैर पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सकता, हुकूमतें तब्दील नहीं होती हैं, चेंज इस तरह नहीं आ जाते बिला वजह, जो एक पूरी हमारी एक जिसको कहते हैं ना निज़ाम को जिसने जकड़ा हुआ है, पावर्स छोड़ने के लिए हाथ से वो तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में भी बरसरे पैकार हैं। तो ताकत के मरकज़ कौन होंगे? वैसे तो आइन इस पर क्लियर है कि जी अवाम होंगे, लेकिन आप सबको मालूम है कि अवाम कितने के ताकत के मरकज़ हैं हमारे मुल्क में। तो अब वो जो खींचा तानी है ना कि जी जो हमारा इतना बरसों का इक़्तिदार है, बरसों का जो हमारा कब्ज़ा है, वो कहीं छूट ना जाए, उस सारी खींचा तानी में एक तनाव जो है वो ये है कि रियासती ढांचा जो है वो आपका वो हिल रहा है इस वक्त। कोई भी इदारा अपने जिसको कहते हैं ना कि फर्मनेस के साथ खड़ा हो, वो वाली सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। और अवाम का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, वो अवाम का इदारों से एतबार ही उठ गया है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे इदारे जो है वो कुछ डिलीवर करने के काबिल हैं। अदलिया से आप देख लें, लोग मायूस नज़र आते हैं। फ़ौज के साथ पिछले दिनों से मुसलसल एक कशीदगी चलती रही है। जो अवाम है उनको ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर जो साबिक़ आर्मी चीफ थे उसके हवाले से उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोग गुस्से का इजहार करते थे। तो ये सारी चीज़ें जी हैं हमें नज़र आ रही, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चली हैं जिस तरह से, तो ये सारी चीज़ें भी एक क्राइसिस की सी जो कैफियत है उसमें नज़र आती हैं। पुलिस पे लोगों का एतबार नहीं है, माशी इदारों पे लोगों का एतबार नहीं है। तो जब लोगों का सिस्टम से एतबार उठ जाए तो आप देखिए कि कितना गैप आ गया रियासत और अवाम के बीच में। तो जब ये सारी आपकी सिचुएशन है इस वक्त, तो जाहिर सी बात है दूसरे जो मुल्क हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, जो इस ताक में बैठे हैं, वो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर छेड़छाड़ हो जाती है, कभी वो आर्मी चीफ जो है इंडियन, वो धमकियां लगाते हैं कि जी हम तो कश्मीर वापस ले लेंगे, हम तो गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लेंगे। उनको तो नज़र आ रहा है कि ये तो आपस में ही लड़े पड़े हुए हैं, तो इन्होंने क्या कि अपनी सेफ्टी करनी है इस वक्त, तो ये वो वहाँ पर बैठ के धमकियाँ लगा रहे हैं। अभी वो एक तरफ वो तो चले हैं ही अजली दुश्मन और वो तो कोशिश में ही लगे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की भी अब सूरत हाल देख लें। अफ़गानिस्तान, जो कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने कितना उनको हमेशा सपोर्ट किया, लाखों अफ़गान महाजरीन को किस तरह से हमने सपोर्ट किया है। उसके बाद भी जो ये तालिबान की जब गवर्नमेंट आई है तो कितनी वहाँ पे क्राइसिस था, खाने पीने की चीज़ों का, हर एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहे थे वहाँ पर, ऐसी सूरत हाल थी। इमरान खान साहब की उस वक्त गवर्नमेंट थी और जो DJISI थे उस वक्त वो जनरल फैज़ हमीद थे। उन्होंने इंतहाई मुदब्बिराना तरीके से और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान की किरदार था, जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, उसको वो लेके चल रहे थे। अगरचे उससे वो अमेरिका थोड़ा नाला नज़र आ रहा था, क्योंकि वो अमेरिका को सूट नहीं कर रही थी। अमेरिका तो ये चाहता था कि पाकिस्तान को बली का बकरा बनाए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कमाल जिसको कहते हैं कि अक्लमंदाना तरीके से इसको डील किया कि भाई हमारा जो मुल्क है, हमारा मफाद जो है वो हमने वो देखना है, हमने इसी जगह पे रहना है। यहाँ पे हम हमसायों के साथ फड्डे करके और तालिबान के साथ लड़ाइयाँ मोल लेके अपने मुल्क में क्यों हम जो हैं खून की नदियाँ बहाएं, क्यों हम अपने मुल्क का माशी भी नुकसान करें। तो उन्होंने इस सारी चीज़ को बड़े तरीके से सेटल किया। ये भी नहीं किया कि जाके उनको गले लगा लिया और बिल्कुल दुनिया से जो है वो अलग थलग उनको तस्लीम कर लिया, और ऐसा भी नहीं किया कि उनको बिल्कुल ही उसी हाल में छोड़ दिया। पाकिस्तान ने बड़े तरीके से उनके साथ चल रहा था, मामलात को निगोशिएट कर रहे थे DJISI जनरल फैज़ हमीद साहब। और यही बुनियादी वजह थी जिसको बार बार इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज़ में भी बता चुके हैं कि मैं क्यों नहीं रिमूव कर रहा था जनरल फैज़ हमीद को और क्यों मैं DJISI
जो थे वो समरी भी आ चुकी हुई थी कि नदीम अंजुम साहब को बना दिया जाए, लेकिन 3 महीने तक वो समरी डिले की खान साहब ने उस वक्त, और उस पर साइन नहीं किए। वो नहीं रिमूव करना चाहते थे, और वो आज एहसास होता है कि वो राइटली नहीं रिमूव करना चाहते थे, क्योंकि उनको समझ थी कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, ये जो सारी चेंज आई है हमारे नेबरहुड में, इसके असरात हमारे ऊपर आएंगे। तो वो चाहते थे कि जो लोग उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, जो उनके साथ टॉक्स में हैं, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, जिनको ये अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं, तो वो बंदा वहीं पे रहे, ताकि ये जब तक ये चीज़ें स्मूथ ना हो जाएं, उस वक्त तक हम उसको वहाँ से रिमूव ना करें। और इसी वजह से जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने उनके ऊपर स्टैंड लिया हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ इनको एक पॉलिटिकल बैटल की भेंट चढ़ा दिया गया सारी सिचुएशन को, इसकी सीरियसनेस का शायद अंदाज़ा नहीं लगाया गया। ख़ास तौर पे नाम इसमें आता है मरीम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम जारी किया हुआ था कि ख़ास तौर पर आपने देखा था वैसे भी अपनी मीडिया टॉक्स में, जलसों में हर वक्त जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाए रखती थी, उनके खिलाफ नारे लगा रही होती थी, उनके ऊपर तबर्रे ताने मार रही होती थी बैठ के। तो उनको तो वो शदीद नापसंद थे, तो उन्होंने तो एक फरमाइशी प्रोग्राम जारी किया था कि इस बंदे को तो हटाओ बस फौरी, क्योंकि PMLN ये समझती थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वही उनको सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ हुई, तो उनके साथ पीछे उन्होंने कोई सारा रोल प्ले किया। हम नहीं जानते कि उनका क्या है उसमें किरदार हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो मुल्क की सलामती के हवाले से और जो ये सारा अफ़गानिस्तान वाला सिलसिला था, उसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। लेकिन उनको एक पॉलिटिकल नापसंदीदगी की भेंट चढ़ाया गया, उनको वहाँ से रिमूव करवाया गया, और उसके बाद उनको जब वो पेशावर में भी थे, इवन वहाँ पे भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया गया। हालांकि पेशावर में भी होते हुए वो वहाँ पे फ़ाल किरदार अदा कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है पेशावर के और अफ़गानिस्तान के मामलात को वो वहाँ से भी कोर को हेड करते हुए देख सकते थे। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें चैन से नहीं, वहाँ से भी मरीम साहिबा ने उन्हें निकलवाया और कहा कि नहीं जी, इनको तो कहीं खुडे लाइन लगाएं। और फिर उसके बाद वही आपने देखा कि उन्हें बहावलपुर में शिफ्ट किया गया। तो एक अजीब सा जो ये सारा एटमॉस्फेयर बनाया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी, उसको शदीद ख़तरात लाक हुए। उसके बाद ही हमने देखा कि स्वात में किस तरह से तालिबानाइजेशन का दोबारा से हमें एक आगाज़ नज़र आना शुरू हुआ। लोग तालिबान के ख़िलाफ़ बाहर निकले स्वात में, और वहाँ पे सिर्फ या ये सिर्फ इतना नहीं हुआ कि वहाँ पर, बल्कि और भी जगहों पर हमें अटैक्स नज़र आए। जो पहले बिल्कुल एक दहशतगर्दी हमें ख़त्म होती नज़र आ रही थी, वो फिर से सर उठाने लगी। और अब तो हद ही हो गई है। अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, उन्होंने चमन में सीधा सीधा फायर किया, गोलाबारी की है। 6 बंदे हमारे शहरी मासूम जाँ भाग हुए हैं, और कितने ही अफराद हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब उन तालिबान के साथ कौन बात करेगा, कौन उनको समझाएगा कि भाई क्या करना है, कौन उनको मुंह तोड़ जवाब देगा? यहाँ तो अपनी पड़ी हुई है। तो वो अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भी आपको आंखें दिखाने लग गया, वो भी नहीं आपके कहे कार में रह गया। ये आपकी सूरत हाल है। तो ये होता है कि जब आप, जिसको कहते हैं ना कि अपना काम नहीं आप कर रहे होते, ध्यान कहीं और होता है, तो फिर आपको इस तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब को रिमूव करने के जो नुकसानात हैं, वो सीरियस हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और बहरहाल हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के जो बाकी आर्मी चीफ हों या कोर कमांडर्स हों या DGISI हो, सब लोग केपेबल हैं और अच्छे काबिल अफसरान हैं, हमें उन पे भी ट्रस्ट है। लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को फौरी तौर पर सीरियसनेस के साथ हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना जो हमारे अंदरूनी खतरात और चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह हैं। ये ना हो कि हमें फिर बॉर्डर्स पर भी कशीदा सूरत हाल का सामना करना पड़े। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।